चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? क्वेश्चन नंबर 21 है ये। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपने पद को कब खाली करता है। तो इसका राइट आंसर है अगली लोकसभा के गठन के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर अपने पद पर कार्य करता रहता है। नई लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है। इस बीच में जब नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रोटेम स्पीकर अपनी भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष पूछा गया है मनोनीत किया जाता है, बी ऑप्शन में चयनित किया जाता है, सी में दिया गया है निर्वाचित किया जाता है और डी में नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि उसको निर्वाचित किया जाता है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग नज़र डालते हैं, देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा के लिए जो लोग निर्वाचित हुए हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव माफ़ कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के नाम का चयन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जिस दल को भी बहुमत होगा, जिस पार्टी को भी बहुमत होगा, उसके द्वारा ये किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो तब लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन पर भी नज़र डाल देते हैं। जो 14 दिन की अवधि है वो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि मैंने उपराष्ट्रपति में आपको बताया था। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, यानी प्रभावी बहुमत उसके खिलाफ जब आएगा तब उसको हटाया जा सकता है। परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है, देनी होगी 14 दिन पहले, ही आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है आर्टिकल 76, हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 76। तो भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में दिया गया है। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। कभी कभी सीधे आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभी आपको आर्टिकल देकर मिलान करने के लिए कहा जाता है कि सही मिलान कीजिए किसको कहाँ पर दिया गया है। तो महान्यायवादी को आप याद रखेंगे, ये दिया गया है 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। हिंदी में कहा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसको दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, किसके लिए मुख्य लेखाकार या लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो वो करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 149 कैग जिसका फुल फॉर्म भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो उसकी कैग की जो शक्तियां हैं उसको निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 149 में। इसके साथ साथ ही संसद को शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और कैग की शक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए, तथा संसद द्वारा कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था। तो आपसे इस क्वेश्चन में कैग के बारे में पूछा गया है, और कैग के बारे में जो अधिनियम है वो कौन से सन में आया ये भी पूछा जा सकता है। तो 1976 में संशोधन किया गया और अधिनियम आया 1971 में, ये आप याद रखेंगे। 5 साल बाद इसमें संशोधन किया गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर
कार्य किया था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कहा जाता है नाबार्ड, की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया हो। तो उसमें दोनों नाम हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब तक 3 बार कौन कौन? 1990 में वीपी सरकार, 1997 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। ये सरकार नहीं, ये सरकार है। परंतु विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र किसने दिया? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से 3 बार गिरी, 1990, 1997 और 1999 में 2 बार इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे चलते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वो रह सकता है बी ऑप्शन 6 माह। देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है 6 माह तक भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी वही बात दी गई जो मैंने बताया था। अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद अपनी लोकतांत्रिक वैधता, विधायिकता यानी संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिकता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये आप याद रखेंगे। इस सवाल को ऐसे पूछ सकता है कि भारत में जो संसद प्रणाली है वो कैसी है? तो वो संसदीय शासन प्रणाली है। इस या ऐसे पूछ सकता है कि शासन प्रणाली कैसी है? तो आप लिख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस आंसर पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया था, भारत के राजनीति के एकीकरण और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगर आप ये कहें कि भारत के एकीकरण में जो वल्लभ भाई पटेल है उनका सबसे अहम योगदान है, तो इस बात को कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई अतिशयोक्ति वाला प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भारत को एक करने में जो भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है वो शायद ही किसी और की रही हो। तो आपको एक क्वेश्चन घर से मैं देता हूँ, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि होमवर्क मैं देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। यदि आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।